नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का bankersada.com की ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है संतोष कुमारे और एक मिनट में चश्मा लगा लेता हूँ, ठीक है। और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस पर्टिकुलर सेशन में, IBPS PO का 2020 के प्रीलिम्स के इस पर्टिकुलर इंग्लिश के सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एरर डिटेक्शन आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, हम लोग ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे एरर डिटेक्शन में हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और याद रखिएगा किस तरीके से हम लोगों ने सेशन को यहाँ पे आगे बढ़ाया हुआ है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में जिन रूल्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस आए थे, या फिर जो रूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ग्रामर में, उन सारे रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल तक हम लोग यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग लेकर के जाएंगे। मतलब एक ही रूल के कुछ क्वेश्चंस आप लोग इजी भी अटेंड करिएगा, कुछ उसके बाद आप लोग हाई लेवल क्वेश्चन भी अटेंड करिएगा। तो टोटल जितने भी रूल्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो सारे इस पर्टिकुलर सेशन में जो है वो आपके कवर होंगे, ध्यान में रखिएगा। इसलिए डे 1 से ही नोट्स बनाना शुरू करिए, ठीक है। और मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि मैं लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ आप सारे लोगों से, तो पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ ये रिकॉर्डेड सेशन है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपका प्रॉब्लम ना हो, बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन सेशंस पे डिपेंड होते हैं, तो इसलिए प्लीज़ मैं ये सेशन दे रहा हूँ। याद रखिएगा कुछ ड्यू टू सम टेक्निकल सर्कमस्टांसेस, कुछ अनअवॉइडेबल टेक्निकल सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ बच्चों। तो उम्मीद है कि आप सारे लोग समझ सकते होंगे, ठीक है। और जल्दी से ये सेशन स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। सर्दी भी हो गई यार सब इसी टाइम पे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे सेशन को। सारे के सारे लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो अभी, सारे लोग प्लीज़ एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैक्सिमम लोग शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सेशन अपलोड कर रहा हूँ अब, ताकि आप लोगों का कुछ नुकसान ना हो। और बिल्कुल जिस तरीके से लाइव मैं सेशंस पढ़ाता था उसी तरीके से ये चीज़ें भी आपको अपलोडेड सेशंस में मिलेंगी, इसलिए लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे मेरा ये सेशन देखेंगे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डू यू नो से, ठीक है। और जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि मैं डायरेक्ट आपके ग्रामर से स्टार्ट नहीं करूँगा, कुछ मतलब मैंने सब सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ 15 अगस्त से मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे कहने कि सर कनेक्शन चेंज करिए। तो 15 अगस्त से फिलहाल एक्चुअली, हालांकि 14 अगस्त से मैं कनेक्शन भी चेंज करने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा 15 अगस्त की, 14 अगस्त के बाद के सारी क्लासेस। तो तब तक जो है मैंने ये सोच रखा है कि आज पूरे के पूरे जो अभी तक जो सेशंस वगैरह हैं, जहाँ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ भी नेट कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, मैं आपको तुरंत उसको अपलोड करवा दूंगा वो सेशन, ताकि आपको लॉस ना हो, ठीक है। अब डू यू नो में आज आपके लिए क्या है, देखो। डू यू नो में आप देख सकते हैं आपके सामने कितने वर्ड्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने एक आर्टिजन है, एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट है, ठीक है, एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट है, ठीक है, एक आर्टिफिस, एक आर्टिफैक्ट, और एक है आपका आर्टिस्टिक होगा, आर्टिस्टिक, ये वाला ई नहीं होगा, आर्टिस्टिक होगा, ठीक है। अब देखो इनका मीनिंग क्या है, मैं आपको बताता हूं। आर्टिजन का मतलब होता है स्किल्ड एम्प्लॉय, आर्टिजन का मतलब होता है स्किल्ड एम्प्लॉय। आई एम 100% श्योर कि इस तरीके के इतने आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं अभी, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन आर्ट का जितने भी वर्ड्स आपके हैं आर्ट से मतलब स्टार्ट होने वाले, तो आर्ट से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन आर्ट से भी जो भी, जैसे आर्मिस्टिस, ठीक है, ये भी आपका AR से ही शुरू है, ठीक है, लेकिन वो वर्ड जो कि ART या फिर AR से ऐसे शुरू है और वो आर्ट से, किसी न किसी कला से रिलेटेड है, मैं उन यहाँ पे 6 वर्ड्स को यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आर्टिजन का मतलब होता है स्किल्ड एम्प्लॉय। आर्टिस्ट, एक लिखा हुआ आपका क्या, आर्टिस्ट, एक आपका लिखा हुआ आर्टिस्ट, और दूसरा लिखा हुआ आर्टिस्ट। क्या लिखा हुआ है, आर्टिस्ट। अगर ये ई लास्ट में आ जाए ना तो थोड़ा सा लंबा उच्चारण करके हम लोग पढ़ते हैं आर्टिस्ट, और अगर ई नहीं है तो आर्टिस्ट। आर्टिस्ट अगर नहीं है तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ ना ARTIST, उसका मतलब आपका हो गया कोई भी पेंटर, है ना, कोई भी पेंटिंग से रिलेटेड, वन हु इज रिलेटेड टू, ठीक है, कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे कि आर्टिस्ट का मतलब आपका क्या हो गया, वन हु ड्रॉ मैप्स, वन हु ड्रॉज, ठीक है, मैप्स, ठीक है, या फिर ड्राइंग्स वगैरह हो गया, ठीक है, ड्राइंग्स वगैरह हो गया, या फिर आपके पिक्चर वगैरह जो ड्रॉ करता है, जैसे कि एमएफ हुसैन, उनको हम बोलेंगे आर्टिस्ट, ARTIST। क्या बोलेंगे, ARTIST, उनको हम लोग बोलेंगे आर्टिस्ट। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात। सो वन हु ड्रॉज मैप्स, मैप्स मतलब क्या, कोई भी मैप, ठीक है, या फिर ड्राइंग करता है या फिर पिक्चर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिस्ट। एक लिखा हुआ है आपका आर्टिस्ट, इसका मतलब होता है जनरली सिंगर, है ना, म्यूजिशियन,
है ना, मतलब कि एंटरटेनर, कोई भी एंटरटेनर, एक ऐसा परफॉर्मर जो कि सिंगिंग करके या फिर डांसिंग करके, सिंगिंग डांसिंग करके लोगों को एंटरटेन करता है, उसको हम बोल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिस्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिस्ट। जैसे सोनू निगम इज नॉट एन आर्टिस्ट, ही इज एन आर्टिस्ट। ठीक है, देखो कितना अंतर है। जैसे एम.एफ. हुसैन ही इज एन आर्टिस्ट, लेकिन सोनू निगम, ठीक है, या फिर अरिजीत सिंह ही इज एन आर्टिस्ट। ठीक है, तो दोनों में देखो भयंकर डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिस। देखो आर्टिफिस का मतलब होता है चाल। कोई तुम मेरे साथ चाल तो नहीं खेल रहे हो, तुम सब मिलकर के मेरे साथ कोई चाल तो नहीं खेल रहे हो। इज एवरीबडी प्लेइंग एन आर्टिफिस विद मी? तो आर्टिफिस का मतलब क्या हो गया, ट्रिक, कोई भी चाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है पीस ऑफ आर्ट। कोई भी किसी के द्वारा, ठीक है, कोई भी किसी के द्वारा बनाई गई कला की कोई भी एक अगर प्रतिमूर्ति है तो उसे हम बोलेंगे आर्टिफैक्ट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफैक्ट। जैसे कि किसी ने वास बना दिया, ठीक है, कहीं पर और कोई बहुत ही बढ़िया एक चित्र बना हुआ है, तो कोई भी कला का, आर्ट के द्वारा कोई भी बना हुआ जो चीज होता है उसे हम लोग बोलेंगे आर्टिफैक्ट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफैक्ट बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है आर्टिस्टिक। देखो आर्टिस्टिक का आपका मतलब है क्रिएटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिस्टिक? आर्टिस्टिक का मतलब होता है क्रिएटिव। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो गया? सो ये 6 वर्ड है। एक है आपका आर्टिजन, स्किल्ड एम्प्लॉय, आर्टिस्ट, एक है आपका आर्टिस्ट जिसका मतलब होता है जो भी ड्रॉ करता है, कोई भी ड्राइंग करता है, ठीक है, कोई भी पेंटिंग करता है, उसे हम बोलते हैं आर्टिस्ट। एक है आपका आर्टिस्ट जिसका मतलब होता है सिंगर, म्यूजिशियंस, डांसर्स, एंटरटेनर्स। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिस जिसका मतलब होता है ट्रिक या कोई चाल। नेक्स्ट है आपका आर्टिफैक्ट जिसका मतलब होता है कलाकृति, कला की कोई भी वस्तु। और नेक्स्ट आपका आर्टिस्टिक जिसका मतलब होता है वेरी क्रिएटिव, वेरी स्किल, ठीक है, हैविंग स्किल्स, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिस्टिक। ठीक है, तो ये आपके शुरू हो गए। डू यू नो का फैक्टर था, जल्दी से इनको इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया होगा तो एक बार शेयर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे लोग एक बार शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एरर डिटेक्शन। भाई बिल्कुल एकदम कॉपी पेन नोटबुक तैयार रखना, नोटबुक तैयार रखना। जितने भी मेरे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हुए आप लोग भी जाएंगे, और सारा का सारा आप लोग क्या करेंगे, जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आप लोग लिखते भी चले आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो मेरे साथ सॉल्व करते हुए जाओ, टाइमर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है। देखो क्या है, ऑफ ऑल द मेन नो टू मी नन इज इंक्लाइंड देन ही इज टू थिंक इल ऑफ अदर्स। अजीब लग रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, अजीब लग रहा होगा, है ना? देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफ ऑल द मेन नो टू मी नन इज इंक्लाइंड देन ही इज टू थिंक इल ऑफ अदर्स। इसका एग्जैक्टली मतलब आपका क्या हुआ, जितने भी लोग, ठीक है, जितने भी लोग जो कि मुझे जानते हैं, ठीक है, उन सब लोगों में से नन इज इंक्लाइंड मतलब कि दैन ही, मतलब उससे ज्यादा कोई और इस बात को लेकर के इंक्लाइंड नहीं है टू थिंक इल ऑफ अदर्स। कोई भी दूसरों के बारे में कुछ गलत सोचने के लिए इंक्लाइंड नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आप लोग सबसे पहले आंसर बताने की कोशिश करिएगा। मैं एक काम करता हूँ, 20 सेकंड्स का टाइमर सब में लगा देता हूँ ताकि आप सारे लोग भी यहाँ पे जो है वो क्या कर सकें। एक मिनट, आप सारे लोग भी यहाँ पे आंसर दे सकें। सो उसके लिए ज़रूरी है, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? हाँ वेट बच्चों, 1 मिनट। या डिस्कार्ड हमने किया, 1 मिनट बच्चों, बस मुझे 1 सेकंड आप सारे लोग देंगे, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे टाइमर जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, एकदम जल्दी से टाइमर ऐड कर दूंगा। ठीक है, 1 मिनट मैं यहाँ पे टाइमर ऐड कर दूँ। ये रहा भाई टाइमर, और ये यहाँ से लाए और टाइमर मैं ऐड कर रहा हूँ। मुझे बस 1 सेकंड दें आप सारे के सारे लोग। यस, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो देखो मैं टाइमर सब में जो है वो ऐड करते हुए जा रहा हूँ, है ना? तो बस 1 सेकंड लगे, बस हो गया टाइमर ऐड। और हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पे थे और ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को अब ये चीज़ें बिल्कुल दिख रही होंगी सही तरीके से। ठीक है, और ये अब मैं आ भी गया। देखो अब यहाँ पे हम लोग एक बार, टाइमर यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हाँ बस टाइमर ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो अब 20 सेकंड से आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है। अब इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्ट इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पीओ के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, तो डायरेक्ट आपको कभी नहीं आने वाला है कि राम गो टू स्कूल, इस तरीके से तो कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं रूल आपको बताऊंगा ना, देखो पीओ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको बार बार समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो रही हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसका आंसर क्या है।
देखो लिखा हुआ है ऑफ ऑल दी मेन, ठीक है, ऑफ ऑल दी मेन, जितने भी लोग, ऑफ ऑल दी मेन, उन सब लोगों में से, ऑफ ऑल दी मेन मतलब उन सब लोगों में से, ठीक है, उन सारे स्टूडेंट्स में से, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, उन सारे जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सब में से, ऑफ ऑल द रिलेटिव्स, इस तरीके से यूज करना आप सीखो, ठीक है। सो ऑफ ऑल दी मेन मतलब उन सारे लोगों में से, नो टू मी, मुझे जानने वाले सारे लोगों में से, मुझे जानने वाले सारे लोगों में से, इसका मतलब ऑल द मैन, ऑफ ऑल द मैन हु नो टू मी तो नहीं होगा, क्यों, इसलिए जाहिर सी बात है हु नो मी होना चाहिए। अगर हम यहां से आपका एक्टिव वॉइस करके लिखते हैं कि ऑफ ऑल द मैन, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर यहां पे होगा ऑफ ऑल द मैन हु नो टू मी, अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है यहां पे भी ए में भी आपका गलत आ जाएगा, बी में भी आपका गलत आ जाएगा, ठीक है, बी में भी आपका गलत आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो यहां टू मी लिखा हुआ है, नो के बाद टू मी लिखा हुआ है, और आप सबको मैं एक बहुत ही बढ़िया आपको एक मैं रूल आपको बता रहा हूं कि नो के बाद टू मी अगर लिखा हुआ होता है या नो टू हिम लिखा हुआ रहता है या फिर नो के बाद अगर टू लिखा हुआ था ना, तो समझ जाना कि ये पूरा जो आपका फॉर्मेट है वो कौन सा फॉर्मेट आपका लिया हुआ है, पैसिव वॉइस लिया हुआ, बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं आपको जानता हूं तो आप क्या बोलोगे, आई नो यू, आप क्या बोलोगे, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। लेकिन अगर आप जैसे यहां पे आई हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया और यू आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और नो आपका वर्ब हो गया। लेकिन अगर आप यहां पे यू से शुरू करते हो तो क्या लिखोगे, यू आर नोन बाई नहीं लिखते हैं, यू आर नोन टू मी लिखते हैं। तो याद रखिएगा ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये हमेशा पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होता है, और इसलिए इतना कुछ चेंज करने की जरूरत यहां बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी बच्चों, याद रखिएगा। इसको क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको इतना कुछ यहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे जो नो लिखा हुआ है उसको यहाँ से हटाना है और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, नोन लिख देना है। मतलब कि ऑफ ऑल द मैन, उन सारे लोगों में से, नोन टू मी, मुझे जानने वाले सारे लोगों में से, ठीक है। इसका मतलब कि ए नंबर हमारा सही है, बी नंबर हमारा गलत आ गया। सो ऑफ ऑल द मैन नोन टू मी, नन, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, नन इज इंक्लाइंड, नन जो है कोई भी इतना इंक्लाइंड नहीं है, कोई भी इस बारे में इतना ज्यादा मतलब इस बात को लेकर के पकड़ा हुआ नहीं। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा उस बात को लेकर के, मतलब वेरी ईगर, नन इज वेरी ईगर। इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया, नन इज ईगर। सो नन इज ईगर देन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो नन इज ईगर देन। अब देखो यहाँ पे इंक्लाइंड, यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है देन आपका कौन सा डिग्री है, देन आपका कंपैरेटिव डिग्री है। तो क्या आप कभी लिख पाओगे, कभी आप लिख पाओगे शी इज ब्यूटीफुल देन, मतलब रीना इज ब्यूटीफुल देन मीना, कभी लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना, क्योंकि अगर देन आ गया है तो आपको एक जो भी एडजेक्टिव यहाँ पे लिखोगे, जो भी एडजेक्टिव आप यहाँ पे लिखेंगे, उस एडजेक्टिव को आपको कंपैरेटिव डिग्री में लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं ही इज, जैसे मैं अगर बोलूं आई एम डिसिप्लिन्ड देन यू, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा, गलत होगा। आई एम मोर डिसिप्लिन्ड देन यू या आई एम लेस डिसिप्लिन्ड देन यू, मतलब क्या हो गया, इस देन की वजह से हम समझ गए कि यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। और अगर यहां पे कंपैरिजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये इज के बाद या फिर आप लेस इंक्लाइंड बोलो या फिर आप यहां पे मोर इंक्लाइंड बोलो, एक कंपैरेटिव ये वर्ड जो आपको यूज करना ही पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब कि यहां पे सी नंबर भी हमारा गलत हो गया, तो बी नंबर और सी नंबर हमारे यहां पे गलत है, ठीक है। ऑफ ऑल द मेन नोन टू मी, मुझे जानने वाले जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों में से, नन इज इंक्लाइंड, मतलब कि नन इज मोर इंक्लाइंड या नन इज लेस इंक्लाइंड, मतलब कि देन ही, मतलब उससे ज्यादा या उससे कम कोई भी ईगर नहीं है टू थिंक, जानने के लिए या सोचने के लिए, इल ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों के बारे में गलत सोचने के लिए, भला बुरा सोचने के लिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं, ठीक है, उनमें उन सारे दोस्तों में से इससे ज्यादा, मतलब कि ही, उससे ज्यादा जो है कोई भी ज्यादा ईगर नहीं है या फिर कम ईगर नहीं है, ठीक है। तो ये वाली पूरी मीनिंग में आ रही है, तो ध्यान रखिएगा बी और सी आप दोनों का यहाँ पे एरर निकल गया। आई होप पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऑलराइट, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया है बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियो होने के बावजूद भी मैं जरूर देखूंगा कि जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा, मैं जरूर देखूंगा, तो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज एक बार यस सर जरूर लिखिएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेकंड टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी बताइए क्या होगा।
चलो नंबर, इसका आंसर क्या होगा? देखो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, पहला वाला गलत तो सबको पता होगा, लेकिन जानबूझ करके मैं ये पहला क्वेश्चन लेकर के आऊं, क्योंकि पता नहीं क्यों ये वाला जो रूल है ना, ये वाला जो रूल है, लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है? ये वाला जो रूल है, ये एग्जामिनर को ये भी पता है कि मैक्सिमम बच्चे अब इस रूल के बारे में जान चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं बहुत सारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन में आता है। मतलब या तो आपको इन स्पाइट ऑफ लिखना है या तो डिस्पाइट लिखना है। याद रखिएगा इन दोनों का मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है के बदले में, ठीक है? के बदले, या नहीं, के बदले नहीं, के बावजूद, स्टिल। इन दोनों का मतलब क्या होता है? स्टिल, ठीक है? हिंदी में अगर हम बोलें के बावजूद, ठीक है? के बावजूद। और हम इनके बारे में और क्या बोल सकते हैं? ये सारे के सारे आपके कंजंक्शंस कहलाते हैं, और ये सारे के सारे आपके ऑपोजिट कंजंक्शंस कहलाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑपोजिट कंजंक्शंस मतलब कि इनको हम तभी यूज करेंगे किसी सेंटेंस में जब दो अलग अलग सेंटेंस, दो अलग अलग सेंस के सेंटेंस यूज हो रहे हो। जैसे मैंने मेहनत की और मैं फेल हो गया, मैं मेहनत की मैं फेल हो गया, तब आप इनको जोड़ सकते हैं। तब आप इनको इन स्पाइट ऑफ करके या डिस्पाइट से करके किसी तरीके से आप इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूं मैं मेहनत की और मैं पास हो गया, मैं मेहनत की, मैं पास हो गया, मैं मेहनत किया और उसके बाद मेरा फर्स्ट डिवीजन आ गया, तो उसको हम कभी भी इनमें से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि याद रखिएगा हम इन स्पाइट ऑफ से या फिर डिस्पाइट से उन्हीं सेंटेंसेस को हम यहां पे ऐड कर सकते हैं जो कि काफी ऑपोजिट सेंटेंसेस हो, काफी कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस हो, ठीक है? क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि डिस्पाइट ऑफ, अब आपको इसका इतना समझ में आ गया कि यहां पे जो ये ऑफ होगा वो ऑफ यहां पे नहीं होना है, ठीक है? सो पहला वाला एरर यहां पे आपको मिल गया, नंबर ए में आपका एरर आ गया, ठीक है? ए में आपका एरर आ गया। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट टॉयलिंग, अब देखो डिस्पाइट के बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है? टॉयलिंग। टॉयलिंग का मतलब होता है वर्किंग। टॉयल का मतलब क्या होता है? वर्क करना, काफी कड़ी मेहनत करना, ठीक है? सो डिस्पाइट टॉयलिंग, अब टॉयल का मतलब ही होता है कि काफी ज्यादा मशक्कत करना, बहुत मशक्कत करना। सो डिस्पाइट टॉयलिंग वेरी, अब देखो टॉयल का मतलब ही होता है वेरी हार्ड, टॉयल का मतलब ही होता है वेरी हार्ड, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? हार्डली। तो बच्चों याद रखिएगा जनरली क्या होता है कि जब ये आपका हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है और आपका एडवर्ब भी है, ठीक है? लेकिन ये हार्डली आपका क्या है? सिर्फ आपका एडवर्ब है, ये ध्यान में रखिएगा। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, याद रखिएगा कि जितने भी आप एडवर्ब्स बनाते हो, सुन लेना मेरी बातों को, ठीक है? भले ही आज ये मैं लाइव आपके सामने आकर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन अगर जिन बच्चों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है ना, वो ध्यान में रखिएगा इस बातों को, ठीक है? हार्ड जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि एडजेक्टिव्स, कोई भी एडजेक्टिव हो, ठीक है, या फिर कोई भी अगर वर्ब हो, उसका अगर हम एडवर्ब बनाते हैं तो मीनिंग जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब का या फिर वर्ब और एडवर्ब का ऑलमोस्ट मिलता है। जैसे वॉक, ठीक है, अगर मैं बोलूं एडजेक्टिव का जैसे स्लो, स्लोली, फास्ट, फास्टली, ठीक है? उसके बाद अगर बाय चांस मैं बोलूं कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल्ली, ठीक है? वंडर, वंडरफुल्ली, वंडरफुल, वंडरफुल्ली, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि अगर हम एलवाई लगा करके उनका एडवर्ब बनाएं तो मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि उनमें से ये एक है हार्ड और हार्डली। याद रखिएगा हार्ड और हार्डली। हार्ड का मतलब ये आपका आ गया पॉजिटिव सेंस में, ये आपका आ गया हार्ड, मतलब काफी कड़ी मेहनत। लेकिन हार्डली जो है ये इसका नेगेटिव मीनिंग में आ गया, जिसका मतलब हो गया कि शायद ही, थोड़ा बहुत, एकदम कम, नथिंग के सेंस में आता है हार्डली। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि टॉयल कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, और दूसरी तरफ बोलेंगे हम हार्डली, नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ये एलवाई जो है उसको चेंज कर देंगे, क्या बोलेंगे? डिस्पाइट टॉयलिंग वेरी हार्ड। मतलब इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी ही रियलाइज्ड, बिल्कुल सही आ रहा है, ही रियलाइज्ड दैट, उसने महसूस किया कि, इसका मतलब बी नंबर भी हमारा यहां पे एरर। सो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसने महसूस किया दैट ही हैड नॉट अर्नड, कि उसने नहीं कमाया है, उसने अर्न नहीं किया है, उसने कुछ भी जो है अचीव नहीं किया है, ठीक है? ही हैड नॉट अर्नड एनीथिंग, उसने कुछ भी अचीव नहीं किया है सब्सटेंशियली। अब देखो मस्त, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जबरदस्त, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ले लीजिए, मैं इसको मिटा करके दूसरा जो है आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। देखो एक तरफ मैंने लिखा ही हैड नॉट सब्सटेंशियली अर्नड एनीथिंग, ठीक है? और दूसरा मैंने बोला ही
had not earned anything substantially। इन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान देना, इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। देखो यहां पे भी सब्सटेंशियली मीनिंग लिखा गया, यहां पे भी सब्सटेंशियली लिखा गया। याद रखिएगा कोई भी जो एडवर्ब्स होते हैं, स्पेशली जो एलवाई एडवर्ब्स होते हैं, उनका पोजीशन जो है ना वो ध्यान में इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जब भी हम किसी एलवाई वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो जिस वर्ड के, जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, अब मैंने यहां पे लिखा कि ओनली मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक ओनली वर्ड आपका इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, अब मैंने लिखा ओनली आई एम टीचिंग इंग्लिश, फिर मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश ओनली, फिर मैंने लिखा आई एम ओनली टीचिंग इंग्लिश। देखो ओनली जो वर्ड है एक ही वर्ड है, लेकिन एक ही वर्ड को मैंने एक ही सेंटेंस में अलग अलग वर्ड के सामने लिख दिया। पहले मैंने लिखा ओनली आई एम टीचिंग इंग्लिश, जिसका मतलब होता है केवल मैं पढ़ा रहा हूं भाई, और कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। दूसरी मीनिंग आपकी क्या आ रही है कि आई एम ओनली टीचिंग इंग्लिश, आई एम ओनली टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब कि मैं केवल पढ़ा रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, बस मैं कोई समझा नहीं रहा हूं, बस मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। कुछ भी किसी को समझ में आए ना समझ कुछ नहीं हो रहा है, बस मैं केवल पढ़ा रहा हूं, लिखाने उखाने का झमेला गया। सो आई एम ओनली टीचिंग, ठीक है। तीसरा मैं बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश ओनली, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो देखो वर्ड एक ही है, सिमिलरली यहां भी है। सब्सटेंशियली का यहां पे क्या मीनिंग होगा, ही हैड नॉट सब्सटेंशियली अर्नड एनीथिंग, इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी भी चीज को उसने बहुत ही कंप्लीटली जो है, सब्सटेंशियली कंप्लीटली जो अर्न नहीं किया, थोड़ा 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 करके अर्न किया। देखो मीनिंग देखो क्या आ रहा है, किसी भी चीज को उसने पूरा कंप्लीट तरीके से अर्न नहीं किया, थोड़ा 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 उसने अर्न किया है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर हो गया। मतलब अगर मैं बोलूं किसी भी जगह पर उसने सब्सटेंशियली वर्क नहीं किया किसी भी कंपनी में, इसका मतलब इस कंपनी में थोड़े दिन, उस कंपनी में थोड़े दिन, उस कंपनी में थोड़े दिन, ऐसा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ही हैड नॉट अर्न एनीथिंग सब्सटेंशियली, अगर मैं यहां पे बोलता हूं एनीथिंग सब्सटेंशियली, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मुझे यही वाला बोलना होता कि उसने कि अर्न नहीं किया है, कुछ भी उसने कमाया नहीं है, मतलब कंप्लीट तरीके से कुछ नहीं कमाया है, तो अगर मुझे यही बोलना होता तो मैंने ये सब्सटेंशियल को कहां रखना था, मुझे रखना था अर्नड के पहले, क्योंकि आपको याद है कि जिस वर्ड को, जिस वर्ब को एडवर्ब, जिस वर्ड को चाहे वो एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो या वर्ब हो, इनमें से जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसी के पास रखेंगे। तो एडवर्ब को हमने यहां पे वर्ब के पास रखा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया, गेटिंग माई पॉइंट। अब अगर हमको यही बात बोलनी होती तो हम लिखते सब्सटेंशियली अर्नड, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं लिखा गया, यहां पे लिखा गया सब्सटेंशियली किसके बाद लिखा गया, किसके बाद, एनीथिंग के बाद लिखा गया, और एनीथिंग आपका क्या है, नाउन है, समझो। अब मैं धीरे धीरे उन चीजों पे आ रहा हूं, और इसीलिए मैंने आपको बोला फाउंडेशन अपना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आईबीपीएस पीओ ये आ गया, उसके कुछ देर बाद आपका आईबीपीएस क्लर्क आएगा, फिर आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन आने लगेंगे। सिर्फ उसके बाद देखो, सिर्फ ये एग्जामिनेशन आपकी जिंदगी का अल्टीमेटम नहीं है, बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाला है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं बट फिर भी आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, अदरवाइज मेरी मेहनत भी बेकार, आपका टाइम, आपका भी सब कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फाउंडेशन मजबूत करिए, और इसीलिए अभी थोड़ी देर ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी वर्ड यहां पे हम लिखने वाले हैं उसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, उसको हमको एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, ना कि एडवर्ब। और इसलिए यहां पे सब्सटेंशियली हम नहीं लिखेंगे, हमको यहां पे क्या लिखना है, एनीथिंग सब्सटेंशियल, एनीथिंग सब्सटेंशियल लिखना है। मतलब कि अब सब्सटेंशियल का मतलब क्या हो गया, मेन, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसने रियलाइज किया कि उसने कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है अभी तक अर्न नहीं किया था, तो यहां पे आ जाएगा एनीथिंग सब्सटेंशियल। अब आप बोलेंगे कि सर दूसरी मीनिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ही हैड नॉट सब्सटेंशियली अर्नड बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, ही हैड नॉट सब्सटेंशियली अर्नड बोलना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे लिखते हो ही हैड नॉट सब्सटेंशियली अर्नड, तब आपका सी गलत हो गया, और अगर आप ऐसे लिखते हो ही हैड नॉट अर्नड एनीथिंग सब्सटेंशियल, तब आपका डी गलत हो गया। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में आपके क्या क्या है, क्या सी में एरर लिखा हुआ है या फिर डी में एरर लिखा हुआ है ना। सॉरी, सी में तो किसी भी तरीके से एरर होगा नहीं, सी में तो आप यहां पे वर्ड पुट करेंगे। अगर आपको दूसरे मीनिंग में भी लिखना है तब भी आप सब्सटेंशियल को यहीं से हटा रहे हैं, तो किसी भी हालत में सी में आपका एरर नहीं हो रहा है। एरर आपका कहां हो रहा है, एरर आपका हो रहा है यहां पे ऑफ, ये वाला हमारा गलत आ गया, ठीक है। फिर यहां पे हमारा ये वाला गलत आ गया, मतलब ए नंबर हमारा यहां पे मिस्टेक है, फिर हमारा बी नंबर यहां पे मिस्टेक है, और उसके बाद हमारा यहां पे
ओहो, और उसके बाद हमारा ये यहाँ पे डी नंबर मिस्टेक हो गया। इसका मतलब कि ए, बी और डी हमारे यहाँ पे तीनों सेक्शंस गलत हैं। ठीक है, सब्सटैंशियली मतलब कंप्लीटली, ठीक है, और सब्सटैंशियल का मतलब हो गया एनीथिंग इंपॉर्टेंट, तो नाउन है, एडजेक्टिव लगेगा, ध्यान देना। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, और मैं यही आपको बताने वाला था बच्चों, याद रखिएगा इंडिपेंडेंस वीक चल रहा है, इंडिपेंडेंस वीक चल रहा है, बिग फ्रीडम सेल आपके लिए आ रही है चीजें, 32% का यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सबको यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, याद रखिएगा 32% मिल रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस वीक रहेगा, द बिग फ्रीडम सेल। और ये वाला कोड आपको ध्यान में रखना है, कौन सा कोड आपको ध्यान में रखना है बच्चों? Y194। जिस भी आपको बैच की जरूरत पड़े, केवल टेस्ट सीरीज करना हो, जैसे कि बाय चांस आपको आपने उड़ान भी ले लिया, आपको IBPS PO का भी बैच लेना है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी लेनी है, उसके साथ आपको इंटरव्यू के बैचेस भी आपको लेने हैं, साथ साथ अचानक अभी फिर से आ गया SBI PO का आपको बैच ले लेना है, तो इतने सारे बैचेस में आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करिए, याद रखिएगा Y194 लीजिएगा। ठीक है, और इन्हीं चीजों से बचने के लिए मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं बच्चों, देखो यहां पे जो लिखा हुआ है ना, बैंक महापैक, बैंक महापैक, जो ये चीज यहां पे लिखी हुई है, वो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कुछ महान काम ये करने वाला है, और बिल्कुल करने वाला है। पहले तो इसको आप देख लें कि Y194 कोड अप्लाई करने से 32% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। मतलब अगर इसकी प्राइस जो है 5000 अगर कुछ है इसकी प्राइस, तो Y194 कोड जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो 30% डिस्काउंट, मतलब 1500 रुपए तो यहाँ पे यही मिल जा रहा है, मतलब कम से कम इसको जो है आप वो 3200 के आसपास इसको आप अवेल कर सकते हैं, याद रखिएगा ये इफेक्टिव प्राइस आपकी हो जाएगी। और आप बोलोगे सर इतना सारा क्या है इसमें, ये देखो ऑल लाइव क्लासेस, मतलब अलग से आपको उड़ान, अलग से आपको दक्ष, अलग से आपको वॉरियर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। उड़ान भी मिलेगा, वॉरियर भी मिलेगा, आपको दक्ष भी मिलेगा, चैंपियन भी मिलेगा, बाकी सिद्धार्थ सर के बैचेस, नीरजा मैम के बैचेस, कुछ भी, और आपके जितने भी सुमित सर के कोई बैच लेना चाहता है वो सारे के सारे बैचेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ऑल टेस्ट सीरीज, ये तो बहुत बड़ी एक चीज है, बहुत बढ़िया चीज है जो ऐड की गई है, स्पेशल फीचर्स उसमें चीजें ऐड की गई हैं, जिसमें पहले क्या था, टेस्ट सीरीज जो है वो आपका नहीं था। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपका इंक्लूड नहीं था, लेकिन यहां पे क्या होगा, टेस्ट सीरीज आपका इंक्लूड है, मतलब एक चीज आपने इन्वेस्ट करके ले लिया पूरे साल भर के लिए, ठीक है, और उसके बाद आपको फिर से मुड़ना नहीं है, सारा टेस्ट सीरीज बिल्कुल एक के बाद एक आपका अपलोड होता जाएगा। फिर उसके साथ आपके वीडियो सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया चीज है बच्चों, मतलब कि उन एसटीज के आपके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके रहेंगे, कुछ एसटीज के, ताकि टीचर्स किस तरीके से आपको अप्रोच कर रहे हैं ये भी पता चलेगा। रिवीजन बैचेस, रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपको हमेशा रहेंगे, ये बहुत बढ़िया है। क्लास मिस हो गई, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आपके, ऑल ई बुक्स आपको मिलेंगे पूरा बाइलिंगुअल, और सबसे ज्यादा गजब की बात, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये तीनों आपको फ्री में दी जा रही हैं, याद रखिएगा, जो कहीं और अवेलेबल नहीं है। मतलब कि आप एग्जाम अगर पास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इतना मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्री मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत आप लोगों को देखिएगा कि इंटरव्यू में जाकर ही गड़बड़ हो जाता है। सो इंटरव्यू की क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, ये सारी की सारी क्लासेस एक ही बार में आपको दी जा रही है, ताकि एक पैकेज, फाइनेंशियली हम लोग बहुत ही ज्यादा तंगी से गुजर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में रख करके सिर्फ एक पैकेज ऐसा बनाया गया है, एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया गया है जिसमें सारी चीजें आपके रहेंगी, सारे एग्जामिनेशन, ये मैंने आपको क्या बताया, ऑल लाइव क्लासेस, मतलब एसबीआई का भी पीओ अगर कोई बैच बना रहा है एसबीआई का, वो भी इंक्लूड हो जाएगा, आईबीपीएस वो भी इंक्लूड हो जाएगा, आरबीआई इंक्लूड, एसबीआई क्लर्क मेंस इंक्लूड, आपका ईपीएफओ इंक्लूड, आपका कोई भी बैच है, सारे सब इंक्लूड हो जाएंगे। सोचिए कितनी जबरदस्त चीज है, और वो आपको सिर्फ 3200 के आसपास मिलेगी, अगर आप 32 जो है % का, अगर आप Y194 जो कोड है वो अगर आप जो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर आपके लिए अलग अलग बैचेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे IBPS PO का जो बैच है वो मेरा स्टार्ट होगा 17 अगस्त से, बिल्कुल डेडिकेटेड है IBPS PO का प्री प्लस मेंस का बैच, बिल्कुल और कुछ करने की जरूरत है, प्री और मेंस दोनों हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, शांतनु सर, मैं, नीरजा मैम और आशीष सर। इसको आप 2499 प्राइस दिख रही है, लेकिन बिल्कुल नहीं, Y194 कोड अप्लाई करिए, ऐप के थ्रू जाकर के 32% का फ्लैट आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऐप के थ्रू, याद रखिएगा। या फिर ये मेरा उड़ान इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है, ठीक है, अभी आप समझ ही सकते हैं कि फाउंडेशन बैच में इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब आपको ये चीजें मिल रही हैं, तो फाउंडेशन बैच में आपको क्या मिलेगा। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से, ये आपका स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, 12 से 1:30 बजे तक का सेशन होगा, हर एक सेशन आपके 1.5 घंटे का ये होगा। इसकी प्राइस आपको इतनी दिख रही है, लेकिन इतना नहीं है, Y194 कोड इस्तेमाल करिए, 32% का डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखो इसमें भी आपके क्या
रूल्स वगैरह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, आई वुड हैव लॉस्ट, मतलब कि मैंने खो दिया होता। वुड हैव, अगर ऐसा कुछ आता है ना, अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट आता है, याद रखिएगा, वुड हैव V3, कुड हैव V3, माइट हैव V3, शुड हैव V3, इसका मतलब हो गया कि हो गया होता। जैसे कि आई वुड हैव पास, मैं पास हो गया होता। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। आई वुड हैव रॉब्ड, मतलब कि मुझे लूट लिया गया होता, ठीक है। या फिर द पॉलिटिशियन माइट हैव किल्ड, मतलब कि पॉलिटिशियन ने मार दिया होता। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया, ठीक है। तो वुड हैव V3 का मतलब हो गया होता, कुछ ऐसी चीज, मतलब कंडीशंस की बात यहां पे हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात होगी, ठीक है। आगे अब क्या लिखा हुआ है कि आई वुड हैव लॉस्ट, मतलब कि मैं खो चुका होता, ठीक है, मतलब कि शायद मैंने खो दिया होता। क्या खो दिया होता? माई बिलोंगिंग। अब देखो माई के बाद यहां जो भी वर्ड आएगा वो आपका क्या आएगा? नाउन आएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 1, पहले रूल नंबर 1 आ गया बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करो। बिलोंगिंग कोई वर्ड होता नहीं है, बिलोंगिंग कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है, इट इज बिलोंगिंग्स, ठीक है। वो वर्ड जो होता है वो आपका क्या होता है? ये आपका वर्ड नाउन है और वो होता है बिलोंगिंग्स। याद रखिएगा, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है आपका सामान। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास एक अटैची हो या फिर 2 अटैची हो, ठीक है। आइदर इट इज 1 सूटकेस और प्लेंटी ऑफ सूटकेसेस, मोर सूटकेसेस, बट यू विल से बिलोंगिंग्स, ठीक है। सो आई वुड हैव लॉस्ट माय बिलोंगिंग्स, यहां पे एक आपका ये इस्तेमाल हो जाएगा बिलोंगिंग्स, मतलब कि ए नंबर हमारा यहां पे क्या आ गया? एरर आ गया, ठीक है। बात खत्म। मतलब मैंने अपने सारे सामान, मैं अपना सारा सामान खो चुका होता या फिर खो दिया होता, ठीक है। इफ, अब ये इफ क्या आ गया भाई? इफ मेरा आ गया कंडीशन। तो जैसे ही कंडीशन आएगा तो याद रखिएगा, इफ जैसे ही कंडीशन कुछ बताएगा तो तुरंत आप याद रखिएगा, संतोष सर ने ये वाले रूल्स आप लोगों को बताए हैं। कंडीशनल फ्रेज इस तरफ हो गया और आपका मेन सेंटेंस इस तरफ हो गया, ठीक है। अब रूल देखना, अगर मेन सेंटेंस, देखो ध्यान देखना, अगर मेन सेंटेंस जो है वो आपका सिंपल फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। अगर मेन सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर में है तो कंडीशनल सेंटेंस भी आपका किस में आ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। पहला रूल आपका ये हुआ और दूसरा रूल आपका देखना, अगर मेन सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट में है, फ्यूचर अगर ये आपका परफेक्ट में है तो याद रखना ये आपका कंडीशनल फ्रेज भी आपका क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस उसके साथ V3, ठीक है। अब देखो मतलब क्या हो रहा है? आई वुड हैव लॉस्ट, मतलब आपको समझ ही रहे होंगे कि हो चुका होता, ऐसा हो गया होता। अगर आई वुड हैव लॉस्ट माय बिलोंगिंग्स, मतलब मेरा सारा सामान मैं खो चुका होता। अगर आई वुड हैव लेफ्ट द कंपार्टमेंट, अगर मैंने कंपार्टमेंट छोड़ दिया होता, ठीक है, पानी पीने के लिए, टू फेच ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी लाने के लिए अगर मैंने कंपार्टमेंट अपना छोड़ दिया होता तो शायद मैं अपना सारा का सारा सामान खो दिया होता। इसका मतलब क्या होगा कि आपका कंडीशन क्या है? ये वाला जो आपका सेंटेंस है वो आपका क्या है? वो आपका मेन सेंटेंस आ रहा है, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और ये वाला जो आपका पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका कंडीशनल है कि अगर मैंने ऐसा पानी, पीने का पानी लाने के लिए अगर हम गए होते तो सारा सामान हम खो चुके होते। इसका मतलब कि ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अब देखो मेन सेंटेंस में क्या है? वुड है, हैव और लॉस्ट है, तो ये आपका किस में है? फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? शैल, विल, शुड, वुड, ठीक है, माइट, हैव, V3, इस तरीके का कोई होगा। इसका मतलब यहां पे क्या होगा? ये वाला जो आपका फॉर्मेट होगा वो होगा वुड, फिर आपका हैव, फिर आपका V3, याद रखिएगा। अब वुड हैव V3 भी हो सकता है, शुड हैव V3 भी हो सकता है, माइट हैव V3 भी हो सकता है, कुड हैव V3 भी हो सकता है, ठीक है। और आपके क्या बोल सकते हैं कि ही विल हैव V3, विल हैव V3, कैन हैव V3, कुड हैव V3, माइट हैव V3, मे हैव V3, ये सारी चीजें यहां पे हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना फ्यूचर परफेक्ट है। तो अगर मेन सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट है तो कंडीशनल सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। मतलब ये जो मैंने लिखा है कि वुड हैव लेफ्ट, ये वुड हैव यहां से हटेगा और सिंपल इसकी जगह पे क्या यूज कर देंगे हम लोग हैड यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? हम लोग ऑलरेडी हैड यूज कर देंगे क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 ऑलरेडी लेफ्ट यहां पे लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? सो आई वुड हैव लॉस्ट माय बिलोंगिंग्स इफ आई हैड लेफ्ट, यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने कंपार्टमेंट को छोड़ा होता और मैं कहां और मैं गया होता, इसका मतलब कि ये जो लेफ्ट है और ये जो वेंट है, ये दोनों ही आपको किससे साथ कनेक्ट हुए हैं? कंडीशनल सेंटेंस में ही है। तो और इसका सब्जेक्ट बिल्कुल आई एकदम क्लियर है, याद रख रहे हैं, सब्जेक्ट आई बिल्कुल यहां पे क्लियर है। तो जाहिर सी बात है आई के साथ वुड हैव लेफ्ट आप करिएगा तो आई के साथ वुड हैव लेफ्ट गलत हो गया, आई हैड लेफ्ट आ गया। अब लेफ्ट के साथ आई हैड लेफ्ट
द कंपार्टमेंट, मैंने कंपार्टमेंट को छोड़ दिया होता एंड हम चले गए होते, तो जाहिर सी बात है ये वाला वर्ड भी आपका क्या आएगा, V3 आएगा, और यहां भी आप क्या लिखेंगे, गॉन हमारा सही आएगा। मतलब सी नंबर हमारा गलत आ गया और हमारा बी नंबर गलत आ गया, मतलब ए गलत, बी गलत और उसके बाद सी गलत। गेटिंग माई पॉइंट, समझ मेरी बात आ रही है। और याद रखिएगा ये कंडीशनल वाले जो आपके सेंटेंसेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे पूछ रहे हो कि सर पहला वाला जो है उसका सेंटेंस कब आएगा, तो उसका भी सेंटेंस आएगा, ठीक है, मेरा भी नंबर आएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। अभी धीरे धीरे मैं एक साथ बताते जा रहा हूं, ज्यादा एक साथ अगर बताते तो कंफ्यूज हो जाइएगा, वो मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो तीसरा नंबर आपका सेंटेंस क्लियर हो गया, ऑलराइट, आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट। देखो, द प्रेसिडेंट along with his party colleagues are coming to attend the conference which has scheduled on this afternoon। कैसे आगे बढ़ेंगे, अप्रोच क्या होगा, किस तरीके से, द प्रेसिडेंट, सब्जेक्ट नंबर 1, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, along with, तो along with आप सबको पता है कंजंक्शन है ये, आगे बढ़ते हैं। his party colleagues, ये आपका हो गया सब्जेक्ट 2, मतलब प्रेसिडेंट अपने पार्टी कलीग्स के साथ, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए रूल, क्या सब्जेक्ट 1 है और यहां पे सब्जेक्ट 2 है, इन दोनों सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, किससे ऐड किया गया है, कंजंक्शन से ऐड किया गया है। और कौन कौन से कंजंक्शंस होंगे बच्चों, तो याद रखिएगा कौन कौन से कंजंक्शंस होंगे, एज वेल एज से अगर ऐड किया गया हो, विद से अगर ऐड किया गया हो, अलोंग विद से अगर ऐड किया गया हो, accompanied by से अगर ऐड किया गया हो, accompanied by, no less than से अगर ऐड किया गया हो, ठीक है। सो एज वेल एज, विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय, नो लेस देन, इन सब से अगर ऐड किया गया हो और उसके बाद अगर ऐड करके वर्ब आपका लिखा गया हो, तो याद रखिएगा दो अलग अलग सब्जेक्ट, इनको अगर हम एज वेल एज से ऐड करें, विद से ऐड करें, अलोंग विद से ऐड करें, अकम्पनीड बाय से ऐड करें, नो लेस देन से ऐड करें, अगर इन लोगों से हम ऐड कर रहे हैं तो जो वर्ब होगा वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली। याद रखिएगा ये आपके इतने ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए क्योंकि जब आप करेक्शन कर देते हो ना तब आपको लगता है कि शायद ये गलत हो गया, करेक्शन करने के बाद आपको लगता है गलत हो गया। जैसे द प्रेसिडेंट अलोंग विद हिज पार्टी कलीग्स आर कमिंग, बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल आपको सही लग रहा है, इसलिए क्योंकि ये आर जो है आप इसके साथ मैच करते हुए पढ़ते हैं, ये जो आर है आप इसके साथ मैच करते हुए पढ़ रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट 1, पार्टी कलीग सब्जेक्ट 2, ऐड किया गया अलोंग विद से, तो जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंगली आएगा, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली। तो यहां पे जो आर है वो हमारा गलत आ गया और यहां पे हमारा सही क्या आएगा, इज यहां पे हमारा सही आ गया, मतलब कि बी नंबर हमारा यहां पे एरर। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया। सो प्रेसिडेंट अलोंग विद हिज पार्टी कलीग्स इज कमिंग टू अटेंड। अब जब आप पढ़िएगा ना करेक्शन के बाद, अब आपको लगेगा कि शायद सर ये गलत है। अब जब करेक्शन हो गया तब अलग अलग सर अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है सुनने में, लेकिन याद रखिएगा अटपटा लग रहा है सुनने में क्योंकि एरर करेक्शन आपके ऑडियो इफेक्ट के ऊपर नहीं होता, और एरर करेक्शन हमेशा ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर होता है, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट अलोंग विद हिज पार्टी कलीग्स इज कमिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, वो जो है कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं या फिर आ रहा है, प्रेसिडेंट जो है वो आ रहा है। विच हैज, अब ये विच किसके लिए है आप सबको पता है, कॉन्फ्रेंस के लिए। सो कॉन्फ्रेंस हैज शेड्यूल्ड, अगर मैं बोलूं कि आई हैव शेड्यूल्ड अ मीटिंग, मैंने, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने एक मीटिंग शेड्यूल किया है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि अ मीटिंग हैज शेड्यूल्ड, अ मीटिंग हैज शेड्यूल्ड, जब मैंने पहले लिखा था आई हैव शेड्यूल्ड, ठीक है, उसका मतलब क्या था, मैंने शेड्यूल्ड किया है। अब जब मैं लिख रहा हूं कि मीटिंग है शेड्यूल, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मीटिंग ने शेड्यूल किया है, लेकिन मीटिंग तो अपने आप को शेड्यूल नहीं कर सकता, मीटिंग को शेड्यूल किया गया है। इसका मतलब कि ये वाला जो सेंटेंस हमको लिखना पड़ेगा ये पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कि यहां पे एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, यहां पे आपका विच हैज बिन शेड्यूल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विच हैज बिन शेड्यूल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो रही है बात, विच हैज बिन शेड्यूल्ड। अब बोलोगे सर आप सी में गलत बोले या डी में गलत बोले, तो यार ये देखो ये मेरा आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया,
ये जो आपके स्लैश है वो पुट करना यहां पे गलत हो गया। अदरवाइज आप मीनिंग तो समझ गए कि यहां पे विच हैज बीन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक रूल पता चल गया। एक और रूल आपको मैं बता दूं, तो मान लेते हैं कि सी वाला यहां पे गलत हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, अगर मैंने आपको बोला कि मैं संडे को आपके घर आऊंगा, ठीक है, मैं संडे को आपके घर आऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल गो टू योर हाउस ऑन संडे। ठीक है, मैं आपसे संडे को मिलूंगा, सो आई विल मीट यू ऑन संडे। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैंने बोला, क्या बोला भाई, क्या बोला मैंने आप सबसे ये बोला कि मैं आपसे संडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैं आपसे इस संडे को मिलूंगा, मैं आपसे कब मिलूंगा? इस संडे को, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल मीट यू ऑन दिस संडे। गलत। जैसे यहां पे इस संडे, इस रविवार, इस साल, उस साल, है ना, इस साल, इस महीने, इस दिन, इस सुबह, इस रात, जैसे ही टाइम के पहले इस लग जाए तो तुरंत उसके पहले प्रीपोजिशन जो लगा होता है उसको हटा देते हैं। मतलब क्या होगा? यहां पे दिस आफ्टरनून जो लिखा गया है उसके पहले जो ऑफ लिखा गया है इसको हम लोग हटा देंगे। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी ये वाला फॉर्मेट आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है, दिस या दैट, और ज्यादातर आपके सामने दिस ही आएगा और प्लस उसके सामने टाइम दिया हुआ हो। ठीक है, टाइम दिया हुआ, जैसे कि दिस 4 o'clock, या फिर आप बोल सकते हैं कि दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, दिस मंडे, दिस नाइट, ठीक है, दिस ट्यूसडे, दिस संडे, दिस ईयर। ठीक है, इस तरीके का अगर कोई भी टाइम अगर आपका लिखा हुआ हो तो याद रखिएगा उसके पहले हम प्रीपोजिशन जो है वो कभी भी नहीं लगाते। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? नंबर 4 आप सबका क्लियर हो गया? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन और। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आज हम लोग कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे क्या है, द कमिटी नाउ लुक फॉरवर्ड लुक फॉरवर्ड। अब देखो, कमिटी सब्जेक्ट हो गया, नाउ लुक फॉरवर्ड, लुक आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। लुक आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। जैसे जैसे आप वर्ड्स पढ़ते जाना वैसे वैसे आपके दिमाग में रूल्स वगैरह, आपके दिमाग में अप्रोच वगैरह घूमना चाहिए। जैसे द कमिटी नाउ, आप समझ गए कि कमिटी से सेंटेंस शुरू हुआ है, मतलब सब्जेक्ट है। और ये कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जो भी इसके लिए वर्ब आएगा वो वर्ब हमारा कौन सा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो लुक्स हमारा यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे हमारा लुक हमारा गलत आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लुक्स आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप लोगों को रूल ये पता है और नहीं पता है तो आप लोग लिख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है ऐड एस और ईएस, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मरते दम तक मत भूलना। और प्लूरल वर्ब का मतलब होता है रिमूव एस और ईएस। क्या होता है? रिमूव एस और ईएस। ये आपको ध्यान में रखना है। सही है? सो द कमिटी नाउ लुक्स फॉरवर्ड, द कमिटी नाउ लुक्स फॉरवर्ड। इतना समझ में आ गया? मतलब ए नंबर हमारा यहां पे गलत हो गया। क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, ये हमारा लुक्स यहां पे सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, लुक फॉरवर्ड ये पूरा एक फ्रेज है और इसके बाद जो एग्जैक्ट प्रीपोजिशन आता है वो आता है आपका टू, और ये फॉर नहीं आता, ये फॉर आपका नहीं आता। सो द कमिटी नाउ लुक फॉरवर्ड टू यहां पे बिल्कुल सही होगा हमारा, ये आपको ध्यान में देना है। सो द कमिटी नाउ लुक्स फॉरवर्ड टू यहां पे सही आंसर होगा, मतलब बी नंबर भी हमारा एरर आ गया। अब ये लुक फॉरवर्ड टू के साथ एक और भी जबरदस्त एकदम धाकड़ रूल है, लेकिन इस सेंटेंस में वो रूल आपका अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए वो रूल अभी मैं नहीं बताऊंगा। उसके रिगार्डिंग सेंटेंसेस मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगा। ठीक है, तो उससे जब वो वाला सेशन हम लोग करेंगे उस रूल के अकॉर्डिंगली, तब मैं वो रूल आपको वहां पे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ इतना जानिए कि लुक फॉरवर्ड के बाद टू आएगा, लुक फॉरवर्ड फॉर नहीं आता। ठीक है, सो द कमिटी नाउ लुक्स फॉरवर्ड टू सम ग्रेट स्कीम्स। कमिटी जो है अब जो है वो आगे देख रही है, क्या देख रही है भाई? सम ग्रेट स्कीम्स, कुछ बहुत ही बड़े स्कीम्स की तरफ जो है वो निगाहें देख रही है। विच कुछ बड़े स्कीम्स की तरफ कमिटी अभी देखती है। अब ये विच किसके लिए आया है? स्कीम्स के लिए आया है। ठीक है, अब इसका मतलब कि यहाँ पे विच जो है वो एक नए सब्जेक्ट की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ यहाँ पे लेकर के आगे हुआ है। विच यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है ना, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? स्कीम्स। मतलब जो नेक्स्ट सेंटेंस आपका शुरू हुआ है उसका सब्जेक्ट क्या है? स्कीम्स है। स्कीम्स के बारे में बोला गया, तो स्कीम्स, अब देखो विच आ गया, विच के बाद यहाँ पे कैन आ गया, मतलब कि ऑलरेडी आपका ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे कैन इस्तेमाल कर दिया गया है। अब देखो जानबूझ करके आपके सामने टू सम एक्सटेंट यहाँ पे फ्रेज जो है वो जानबूझ करके यहाँ पे रखा गया है ताकि आपका ध्यान जो है एग्जैक्ट एरर पे ना जाए। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं आई कैन हैज
आई कैन हैज, तो क्या आप सही बोलोगे? आप बोलोगे कि हाँ ये सर सही है? हाँ, स्कीम्स कैन, क्या लिखा हुआ है? स्कीम्स कैन हैव रेस्टोर्ड, कैन हैव रेस्टोर्ड यहां पे सही आ जाएगा, क्योंकि कैन का मतलब ही यहां पे होगा कि आप यहां पे कोई चीज क्या कर रहे हो, आप यहां पे बोला जा रहा है कि कमिटी जो है अब वो आशा कर रही है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या हो गया? एक्सपेक्ट, है ना? लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या हो रहा है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कुछ नए स्कीम्स को, आप एक्सपेक्ट करते हैं जो कि कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं? रेस्टोर कर सकती हैं। अगर हम बोलेंगे कि कैन हैव रेस्टोर्ड, ठीक है, तो ये वाली मीनिंग ही आपकी अलग आ जाएगी, आप ध्यान में रखिएगा। ये मीनिंग बिल्कुल, इसका कोई मतलब कोई ग्रामेटिकल वजूद नहीं होता, ठीक है। सो कैन के बाद आपको क्या करना है, याद रखिएगा, ये जो भी मोडल ऑक्सिलरीज होते हैं ना, ये जो भी मोडल ऑक्सिलरीज होते हैं, अब आप बोलोगे सर मोडल ऑक्सिलरीज कितने हैं, तो भाई मोडल ऑक्सिलरीज कितने हैं? 10 हैं। मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। कैन, कैन, ठीक है, ऐसे शुरू करता, कैन से नहीं, विल, शैल, वुड, शुड, हो गया। क्या हुआ? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, और आपका कौन सा आ गया? एक और बचा, कौन सा आ गया? मस्ट, ठीक है। सो विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, ये आपके हो गए टोटल 10 ऑक्सिलरी वर्ब्स। जब भी ये 10 ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सामने यूज हो, ठीक है, तो उसके सामने भी1 ही इस्तेमाल हम करते हैं जनरली, याद रखिएगा। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम भी1 इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट। समझ में आ रही बात? अब आप बोलोगे सर अभी तो आप पढ़ा करके कि कुड हैव V3 होता है, तो याद रखिएगा अगर हम इनके बाद डायरेक्ट वर्ब लिखते हैं तब आएगा भी1। अगर हम इनके बाद डायरेक्ट भी1 लिखते हैं तब आएगा यहां पे, अगर हम डायरेक्ट इनके बाद वर्ब लिखेंगे ना तब V1 आएगा। लेकिन अगर इसके बाद हम लिखना चाह रहे हैं हैव लिख दिया हमने, तब तो वहां पे थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे कुड हैव V3, शुड हैव V3, है ना, माइट हैव V3। अब ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया फ्यूचर परफेक्ट में बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सम ग्रेट स्कीम्स व्हिच कैन हैज रेस्टोर्ड। तो पहले तो आपको यही गलती हो गई कि कैन हैज रेस्टोर्ड, तो यहां पे कोई मतलब ही नहीं है। सो इसलिए यहां पे पूरा का पूरा ये जो हैज रेस्टोर्ड है ये पूरा आपका चेंज हो जाएगा, और हैज रेस्टोर्ड चेंज होकर के आपका सिर्फ जो है सही क्या हो जाएगा? व्हिच कैन रेस्टोर, क्योंकि मीनिंग में यही आ रहा है ना। अगर मैं बोलूं कुड हैव रेस्टोर्ड, मतलब कि रेस्टोर, रिवाइव कर लिया होता, है ना, फिर से रिवाइव, फिर से प्राप्त कर लिया होता, ये वाली मीनिंग में आ जा रही है। लेकिन मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि स्कीम्स की तरफ देख रही है जो कि रिवाइव कर सकती है। सो विच कैन रेस्टोर, सिंपली हम बोलेंगे विच कैन रेस्टोर द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस वंस अगेन। मतलब कि सी नंबर हमारा यहां पे एरर आ गया, मतलब ए में एरर, बी में एरर, और उसके बाद सी में भी हमारा एरर आ गया, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी आपके पास रहेगा, आप इसे बार बार रिवाइंड करके सुन सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है बच्चों। बस आज का सेशन मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, ज़्यादा लंबा मैं ये सेशन लूंगा नहीं, ठीक है। और इसके बाद भी जो सेशंस अगर कहीं भी मुझे कनेक्टिविटी इशू अगर लग रही है तो मैं सेशंस को अपलोड कर दूंगा और आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा, और इसलिए प्लीज़ आप सारे अपलोडेड सेशंस को देख जरूर लीजिएगा एक बात, ठीक है। ऑलराइट, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच। और याद रखिए, जाते जाते मैं आप सबको बता दूं, मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं Y194, ठीक है, इस पे आज आपको 32% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, ध्यान में रखिएगा। और महापैक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जब एक सेशन मैंने महापैक का किया था तो उसके बाद काफ़ी बच्चों का मेरे पास कॉल भी आया था ये पूछने के लिए कि सर इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है, क्या सच में कंफर्टेबल होगा, क्या सच में बेनिफिशियल होगा। तो वाकई ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप खुद सोचिए सारे इंडिविजुअल आपके जो बैचेस हैं वो सब इसमें आ जा रहे हैं महापैक्स में, सारे के सारे एग्जाम्स के बैचेस सब आ जा रहे हैं इसमें, पीडीपी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी आ जा रही है, स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी इंक्लूड कर दी गई है, आपके इंटरव्यू के क्लासेस भी इंक्लूड कर दिए गए। इतना और कहां मिलेगा, है ना। सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट, एक बार, और बिल्कुल आपका काम बन जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी वाली भी है, 6 मंथ की वैलिडिटी वाली भी है, तो सारी की सारी चीजें हैं। आप एक बार विजिट करिए स्टोर पे, और उसके बाद जो भी आपको फायदेमंद लगे आप उसे एनरोल कर सकते हैं। Y194 कोड 32% डिस्काउंट ऐप के थ्रू। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।